हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केडी कॉमर्स क्लासेस के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का जो दिसंबर 2012 का पेपर है, उस पेपर थर्ड की आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो पेपर थर्ड है उसमें, जो कि जैसा आप सभी को मालूम है कि उसमें पहले 75 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग 75 क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 60 क्वेश्चंस को लेंगे। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी सिलेबस चेंज होने की वजह से उन्हें हटाना पड़ा, और चूंकि ये जो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है वो दो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया जा रहा है। अभी जो यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है और जो यूपीएचएससी कॉमर्स का सिलेबस है, दोनों सिलेबस लगभग एक जैसे हो गए हैं। लेकिन अगर हम लोग नेचर की बात करें यूपीएचएससी के, तो यूपीएचएससी के पेपर का जो नेचर है उसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। इसके अलावा जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं वो कम आते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। यानी यूपीएचएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर यूजीसी नेट कॉमर्स की बात करें तो जो यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर होता है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ आपके जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं प्लस स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चंस को लिया है और क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये जो पेपर एनालिसिस होगा वो इस तरीके से किया गया है कि हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे, और उस क्वेश्चन से कितने तरीके के क्वेश्चंस फर्दर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स कि उस पूरे क्वेश्चंस का डिटेल के अंदर एनालिसिस भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये लेक्चर करीब करीब 1.5 आवर का हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि पूरी की पूरी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर डिस्कस की जाएँ। चलिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी जो प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन है, दैट मीन्स कि इनकॉर्पोरेशन के दौरान जो प्रॉफिट होता है आपका, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा है सेक्रेट रिजर्व, तीसरा कैपिटल रिजर्व, चौथा जो है आपके पास वो है जनरल रिजर्व। अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ठीक से ना पता हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इनकॉर्पोरेशन के समय जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू रिजर्व तो नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखें सेक्रेट रिजर्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेक्रेट रिजर्व एक अलग कंसेप्ट होता है जिसमें कंपनी सेक्रेटली एक रिजर्व को क्रिएट करती है, जो कहीं ना कहीं इलीगल भी माना जा सकता है। और जनरल रिजर्व भी नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि कैपिटल जो रिजर्व होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। तो कैपिटल रिजर्व जो है इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ इसको हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे। एक चीज़ डिस्कस यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि जो बेसिकली जब हम कभी किसी रनिंग बिजनेस को परचेज़ करते हैं, तो उसकी एसेट्स को भी परचेज़ करते हैं और उसकी लाइबिलिटीज़ को भी परचेज़ करते हैं। सपोज दैट हमने एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी कि जो एग्रीगेट टोटल है वो परचेज़ किया फॉर ₹24 लाख रुपए में। हमने 24 लाख रुपए देके एक रनिंग बिजनेस को परचेज़ किया और हमें जो टोटल एसेट, जो नेट कंसिडरेशन हमें मिला, वो मिला हमें 26 लाख रुपए का। दैट मीन्स कि 26 लाख रुपए की बिजनेस की कीमत थी, हमने 24 लाख रुपए में परचेज़ किया। तो जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा हमें मुनाफा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ हो सकती थी, अगर हम लोग 26 लाख रुपए की एसेट को 27 लाख रुपए में परचेज़ करते हैं तो जो 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या होता है, वो हो जाता है फिर इस केस में गुडविल। तो यहाँ फिलहाल कैपिटल रिजर्व इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 के अंदर कहा जा रहा है आपसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पहला ऑप्शन, दूसरा आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तीसरा ट्रेडिंग कंसर्न, चौथा आपका जो है कंपनीज रजिस्टर्ड विद कंपनी एक्ट 1956। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर करते हैं। जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाती हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाती हैं। इसके अलावा एक अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बैलेंस शीट जो कि जो आपकी नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रिपेयर करती हैं, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। तो ये बेसिकली अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं नॉन ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है आपके स्क्रीन पे आपको शायद विजिबल हो पा रहा होगा।
इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर, जो ओनर्स इक्विटी है वो क्या होता है। तो पहले ऑप्शन में है फिक्स एसेट माइनस फिक्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करंट एसेट माइनस फिक्स लायबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो इसका ठीक ऑप्शन, जो इसका सही ऑप्शन है आपको पता होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। टोटल एसेट्स में से हम लोग माइनस करते हैं टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, जो निकल के आता है वो निकलता है ओनर्स फंड, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। तो आपका जो ओनर्स इक्विटी निकल के आएगी वो होगी टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आपको ये कंफर्म हो कि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आप इसका आंसर कर सकते थे। थोड़ा सा इससे संबंधित एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जो शेयर होल्डर्स फंड होता है, बेसिकली शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल, प्लस इसी के अंदर आते हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों चीज़ों को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। और जो टोटल लायबिलिटी साइड होती है, जो आपकी टोटल लायबिलिटी साइड होती है, उसमें आता है आपका शेयर होल्डर फंड, प्लस आता है लॉन्ग टर्म बारोइंग्स, प्लस आता है आपका शॉर्ट टर्म बारोइंग्स। दैट मीन्स कि ये दोनों पोर्शन क्या हैं, आउटसाइड लायबिलिटी के हैं। तो अगर टोटल लायबिलिटी वाले पोर्शन में से हम लोग क्या करें, इन दोनों चीज आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दें तो शेयर होल्डर फंड आंसर बच जाएगा, जिसे हम लोग ओनर्स इक्विटी के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा आपको। व्हेन द डेटर टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम, अगर आपका डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है, सो व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। जो रेशियो एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेशियो एनालिसिस, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है आपका 365 डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो, या आप चाहें तो इसे ये कह सकते हैं कि 12 मंथ डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे 12 मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, आंसर क्या हो जाएगा 3 मंथ। 3 मंथ यानी ऑप्शन सी आपका ठीक ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड्स निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब आप ध्यान से समझिए, आपको ध्यान होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद ऐड करते हैं हम लोग क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद निकल के आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं ऐड का और एक कॉलम बनाते हैं लेस का, अगर आपको याद हो तो। अब चूँकि इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर हम आपको तैयार करके आपको बताएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जहाँ से ये पूरे क्लियरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट के बारे में। ऐड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड के अंदर हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, और माइनस में इसका ठीक उल्टा कर देते हैं। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप देख लीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ पे है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऑप्शन 3rd है, और डिक्रीज इन करंट एसेट ऑप्शन 2nd है। तो यानी 2nd एंड 3rd इसके ऑप्शन सही होने चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए 2nd एंड 3rd इसका ऑप्शन होगा, बिल्कुल 2nd एंड 3rd इसका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी में, तो बी ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसका हमने वर्किंग नोट भी आपके लिए तैयार किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट आता है। नेट इनकम आफ्टर टैक्स आता है। उसके बाद द डिस्पोजेबल ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट आता है। प्रोसीड ऑफ लोन ऑब्टेन, प्रोसीड ऑफ शेयर फ्रॉम शेयर दैट वेर इशूड, रीपेमेंट रिसिप्ट ऑन लोन प्रीवियस गारंटेड बाय द कंपनी एंड एनी इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल।
यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो पेमेंट्स होते हैं। हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को अकाउंटिंग में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस वाले चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो सी होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एस माइनस वी, दैट मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा हो ऑप्शन बी, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो आंसर होगा वो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 को बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ये टेक्निकल है आपके लिए। द फंड्स अवेलेबल विद द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिविडेंड, यानी कंपनी के पास जो फंड्स अवेलेबल है जिसमें कंपनी के टैक्सेस का पेमेंट हो चुका है, डिविडेंड का पेमेंट हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, या रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अपने आप भी आप आंसर कर सकते हैं अपने आपको चेक करने के लिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रिटेन अर्निंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से ही हम लोग टैक्सेस और डिविडेंड पे करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं होगा और कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल की असेट को हम सेल नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स रिटेन अर्निंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 विजिबल हो रहा होगा आपको। 8 के अंदर है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होगी तब क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्लाइन, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो द एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। एवरेज कॉस्ट जब डिक्लाइन होगी तो क्या होना चाहिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होगी तो उस केस में जो मार्जिनल कॉस्ट होगी मस्ट बी बिलो द एवरेज कॉस्ट, दैट मीन्स कि सी वुड बी द राइट आंसर। तो इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी कि ध्यान रखिएगा, जब कभी मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होगा, सॉरी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर मतलब बिलो उसके नीचे से ही ये जाएगा। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपसे कहा गया है कि ABC लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड। ABC कंपनी ने 40% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 40% ऑफ नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड। दूसरा आपका दे रखा है द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज डिविडेंड। द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑफ इशूड कैपिटल। और लास्ट ऑप्शन है द कंपनी विल प्रोवाइड 40% डिविडेंड ऑन पेड ऑफ कैपिटल। करेक्ट ऑप्शन पता करना था आपको इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन कर रहा है। तो हमेशा जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भी डिविडेंड आपका डिक्लेयर होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल के ऊपर डिक्लेयर होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन पेड अप कैपिटल। तो डी वुड बी द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ ऑप्शन के अंदर, टू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट विद विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय अ कॉमन मैन। दूसरा है टू कॉम्प्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज़। तीसरा है टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और चौथा है आपका टू कॉम्प्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 4 ऑप्शन है, बहुत ही नियरेस्ट ऑप्शन आपको लग रहे हैं। आपको क्या करना है, इनमें से जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होगा, जो सबसे ठीक आपको लग रहा है, उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। वापस से आप ऑप्शंस को रिपीट कर सकते हैं। पहले वाले में है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय अ कॉमन पर्सन, टू कॉम्प्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। और लास्ट में आपका 2 था। लास्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है उस ऑप्शन में है टू कॉम्प्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दैट मीन्स
कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इसलिए प्रिपेयर किए गए हैं टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकें और बहुत आसानी के साथ उनके कंसेप्ट को समझा जा सके। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे लिए भी हैं, एक बार आप ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, पहला ऑब्जेक्टिव आपका है टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स, यानी जो अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड पहुंचाना और बहुत आसानी से अकाउंट्स एक जैसे बने, सिमिलर अकाउंट्स बने, उसके लिए क्या किया गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए गए। नेक्स्ट है आपका टू इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल तभी होगा, अथेंटिक तभी होगा जब वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जो अकाउंट्स हैं उन्हें क्या रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड विच आर ट्रांसपेरेंट फॉर यूजर्स, यानी वो स्टैंडर्ड्स जो यूजर्स के लिए ट्रांसपेरेंट हों, यूजर्स के लिए ईजिली कैपेबल हों, ईजिली मतलब कह सकते हैं प्रॉपर दिखते हों, उसमें कोई कमी ना हो, प्रॉपर तरीके से उन्हें तैयार किया गया हो। नेक्स्ट है टू डिफाइन द स्टैंडर्ड विच आर कंपेरेबल विद ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, दैट मीन्स कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जो रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं वो बिल्कुल अथेंटिक होने चाहिए, उन्हें आसानी के साथ कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट आपका है टू प्रोवाइड सुइटेबल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिस्टमेटिक हो सके। सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही ढंग से अकाउंट्स बनाएंगी तो अकाउंटिंग कभी गड़बड़ नहीं होगी। नेक्स्ट है टू कंटेन हाई इन्फॉर्मेशन टू जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यानी प्रॉपर तरीके के फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट करना। तो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव थे, स्क्रीनशॉट लेके इन्हें आप रिपीट भी कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं वो क्या होता है, वो रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ध्यान से इस बात को आपको समझ के आंसर करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है आपका एक्सपेंसेस इसके अंदर कंसीडर है, इनकम कंसीडर है, इसलिए इसे हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्वेश्चन आपका जो है वो बेसिकली कैसा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कहा गया इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरे में अगर आप देखें इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का ये पार्ट है। और तीसरा है इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज। कहा गया इन्वेंट्री के अंदर गुड्स जो भी आपने परचेज किया है वो इंक्लूडेड है। अब 4 ऑप्शन हैं आपके पास, एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आराम से समझ के आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर करेंगे तो इसका आंसर गलत हो सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड इसके ऑप्शन सही हो सकते हैं, थर्ड वाला गलत हो सकता है। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल सही दिखने में ही लग रहे थे आपको। यहाँ देखिए आपको मालूम है तीनों चीज़ें इन्वेंट्री होती हैं और वर्किंग कैपिटल में तो इन्वेंट्री आता ही है। अगर आप लोग ध्यान हो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसके अंदर तो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूडेड है। लेकिन इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स लाइकली टू बी परचेज, ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन आपको गड़बड़ लग रहा था कि इन्वेंट्री के अंदर ज़रूरी नहीं कि जो गुड्स परचेज करके लाया गया वही एडेड हो, जो कंफर्म बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल था। तो इसका फर्स्ट और सेकंड सही ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द करंट रेशियो इज 2:1, द वर्किंग कैपिटल इज 60,000, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। तो इस केस में करंट एसेट की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं। करंट रेशियो आपके सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1, तो CA/CL होता है। इसका मतलब ये इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी ये CA का रेशियो कितना है 1, करंट एसेट का रेशियो 1, करंट एसेट का रेशियो 2, करंट लायबिलिटी का रेशियो 1। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, CA माइनस CL, दैट मीन्स कि CA का रेशियो 2, CL का रेशियो 1 और 2 में से 1 माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो। वर्किंग कैपिटल जो है वो 1 रेशियो है और अमाउंट में कितना गिवन है 60,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। पूछा क्या गया है CA का जो रेशियो कितना है, यहाँ पे देखिए 2 रेशियो, तो अगर 1 रेशियो इक्वल्स टू 60 तो 2 को क्या निकालो तो 60 से कर दो इनटू, वैल्यू हो जाएगी 1,00,000
20,000, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप चेक कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन ही इसका सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज अ सीक्वेंस। आपको क्या करना है, जो परचेज हम बोलते हैं इसे कस्टमर बाइंग बिहेवियर का एक प्रोसेस होता है, तो उसको सीक्वेंसिंग से अरेंज करना है। सीक्वेंसिंग से जब अरेंज करेंगे तो उसमें 4 ऑप्शंस प्रिपेयर होकर आ जाएंगे आपके सामने। तो पहले ऑप्शन में आपके सामने कहा गया है 1 2 2 4 5, इस तरीके से ऑप्शन है, आपको सीक्वेंसिंग के हिसाब से इसे प्रिपेयर करना है। देखिए वापस क्वेश्चन को फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं सामने। सबसे पहले एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को परचेज करता है तो सबसे पहले उसे एक नीड के बारे में पता चलता है, यानी एक नीड या एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है। तो पहले ऑप्शन पे आ जाएगा कौन सा, 1 होगा पहले नंबर पे। अब आपको देखना है दूसरे नंबर पे बंदा क्या करता है, वो इवेल्युएशन सर्च करता है। क्या वो सर्च करता है आपका अल्टरनेटिव, कि उसे कहाँ से चीज़ को खरीदना चाहिए, क्या कौन सी चीज़ से उसकी समस्या दूर होगी। फिर इवेलुएट करता है, फिर क्या करता है, परचेज़ करता है, फिर पोस्ट परचेज़ करता है। तो यानी बिल्कुल सीक्वेंसिंग से तो ऑलरेडी लगे हुए थे, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो सीक्वेंसिंग दे रखी वही इसकी ठीक सीक्वेंसिंग है, 1 2 3 4 5, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।